दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि अपने इस प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। इसमें आप नाटक का कंप्लीट वीडियो प्राप्त कर चुके होंगे, उसका लेक्चर वीडियो भी मिल चुका होगा और उसका प्रैक्टिस सेट भी मिल चुका होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और इस समय हम लोग उपन्यासों का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। उपन्यास के गूढ़ प्रश्नों को आप यहाँ से पढ़ेंगे। जैसा कि जो नया पैटर्न है टीजीटी पीजीटी का, वह निस्संदेह अब कुछ डीप प्रश्नों को बिना पढ़े कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने कुछ डीप प्रश्नों को लेकर के आया हुआ हूँ और यहाँ से आप डीप प्रश्न ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर अगर आप और भी वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ कई प्लेलिस्ट आप वहाँ पाएंगे। जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट है, फिर जीआईसी लेक्चरर का प्लेलिस्ट है, फिर जूनियर एडिट का प्लेलिस्ट है और भी कई प्लेलिस्ट है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट है। तो वहाँ से आपको करीब करीब 250 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे और एक से एक अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। इसलिए आप एक बार प्लीज़ कुछ मत करिए, कम से कम उस प्लेलिस्ट के जो वीडियोज़ हैं उसको अवश्य देख लीजिए, ठीक है ना। और वहाँ से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर आप नए हैं, निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस जैसा सब लोग कहते हैं मैं भी वही कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरे पुराने साथी हैं लाइक और शेयर कीजिए। आज हम लोग नरेंद्र कोहली के उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे, फिर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे, बलभद्र ठाकुर के उपन्यासों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा शैलेश मटियानी के बहुत सारे उपन्यास उसके बारे में पढ़ेंगे, राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, रामदास मिश्र के उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ से आपको बहुत शानदार चीज़ आपको मिलने वाला है। प्रकाशन वर्ष क्या है, किस वर्ष उपन्यास लिखा गया, उसका विषय वस्तु क्या है, कौन उपन्यास कितने भागों में है, उसका गूढ़तम प्रश्न आपके सामने है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नरेंद्र कोहली का जो उपन्यास है आतंक। क्या है? आतंक। यह 1972 का उपन्यास है। और अगर इसके हम उसकी बात करें, क्या कहते हैं, विषय वस्तु की बात करें तो समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाली शासन तंत्र का इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है ना। तो यह अच्छा तथ्य है, आप इसको जानते चलें, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं साथ सहा गया दुख। क्या? साथ सहा गया दुख। यह कब प्रकाशित हुआ था? साथ सहा गया दुख प्रकाशित हुआ था 1974 में। और यह मध्यम वर्गीय शिक्षक नव दंपति के बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की कहानी इसमें है, ठीक है ना। तो ये आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आइए फिर हम लोग देखते हैं अभ्युदय। अभ्युदय शीर्षक से यह दो भाग में, दो खंड में यह अभ्युदय शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। जिसमें दीक्षा अवसर ये है। महासमर की बात अगर किया तो महासमर जो है कि आपका 8 खंड में है, ठीक है ना। महासमर कितने खंड में? 8 खंड में। अभ्युदय कितने खंड में? 2 खंड में है, ठीक है ना। और महासमर के अगर हम समस्त भागों की अगर बात किया जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये पहला भाग है आपका बंधन के नाम से, दूसरा अधिकार के नाम से, तीसरा कर्म के नाम से, चौथा धर्म के नाम से। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बंधन क्या है? 1988 का है। अधिकार क्या है? 1990 का है। कर्म 1991 में प्रकाशित हुआ था। धर्म 1993 में। अंतराल ये 5वां खंड है, 5वां भाग है। अंतराल जो है कि आपका प्रकाशित हुआ तो 1995 में। 6वां भाग का नाम है प्रच्छन्न, यह प्रकाशित हुआ तो 1997 में। 7वां भाग है प्रत्यक्ष, यह प्रकाशित हुआ तो 1998 में। और 8वां भाग है निर्बंध, जो 2000 में प्रकाशित हुआ था। और निःसंदेह यह गूढ़ प्रश्न है। आपको मानना पड़ेगा कि यह गूढ़ प्रश्न है। आप बार बार कमेंट करते सर गूढ़ प्रश्नों को लेकर के आइए, तो ठीक है, बिल्कुल आप ही के आदेश का मैं पालन कर रहा हूं, ठीक है ना। आइए अगला इनका उपन्यास है अभिज्ञान। क्या है? अभिज्ञान।
तो अभिज्ञान इनका जो है यह 1981 का उपन्यास है और कृष्ण सुदामा के मित्रता का नया संदर्भ इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना। अच्छा, इनका बहुत ही चर्चित उपन्यास एक है तोड़ो कारा तोड़ो। यह 2 भाग में है। कितने भाग में है? 2 भाग में है। पहले भाग का प्रकाशन जो हुआ था 1992 में हुआ था, जो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। ठीक। और जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1993 में प्रकाशित हुआ था, यह भी स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर ही आधारित है। मतलब दोनों भाग स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर ही आधारित है और ये 2 खंड में प्रकाशित हुआ था। तोड़ो कारा तोड़ो, इसको याद रखिए आप। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में, यह अच्छा तथ्य है, इसको जानिए, नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ये जानना ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा कि अभ्युदय में राम कथा का वर्णन है और महासागर में महाभारत की कथा का वर्णन है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तरयोगी, ठीक है ना, की रचना 4 खंडों में किया है, जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। क्या क्या? प्रथम भाग 1974 में, द्वितीय भाग 75 में, तृतीय भाग जो है कि आपका 1978 में और चतुर्थ भाग 1981 में प्रकाशित हुआ था अनुत्तर योगी, जो 4 खंड में है। 4 खंड इस प्रकार से वीरेंद्र कुमार जैन का है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है, उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवदान पर ये आधारित है। ठीक है ना। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, शरद पगारे की महत्वपूर्ण कृतियां, शरद पगारे के उपन्यासकार हैं, उनकी महत्वपूर्ण कृतियां जो हैं, चलिए उसको छोड़िए। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों की राजनीतिक व्यंग्य एवं आंचलिकता का चित्रण हम लोग देखते हैं। मतलब ये इनका श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यह शरद पगारे कोई महत्वपूर्ण वो नहीं है, इसलिए जो है कि इसको चलिए हटाइए। यहाँ से आप हम लोग देखते हैं श्रीलाल शुक्ल के बारे में जानते हैं। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। ठीक है। इनका जो उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज, सोनी घाटी का सूरज जो है यह कब का है? 1957 का यह उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज, जो प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र के संघर्ष गाथा की कहानी इसमें उकेरा गया है। ठीक है ना। इनका अगला उपन्यास है अज्ञातवास। अज्ञातवास का प्रकाशन जो है कि प्रकाशन वर्ष 1962 है। इसमें एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण किया गया है। और सबसे चर्चित इनका जो उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी जो है 1968 का उपन्यास है और इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार राग दरबारी पढ़ लें, क्योंकि राग दरबारी के पहले पन्ने से ही और अंतिम पन्ने तक मैं दावा करता हूँ कि आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। इतना हास्य और व्यंग्य का इतना सुंदर समन्वय इस उपन्यास में है, हास्य भी है और व्यंग्य भी है। ठीक है ना। ये दोनों बहुत शानदार है, तो इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं जो उपन्यास है यह 1973 का उपन्यास है और अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। ठीक है ना। इनका अगला उपन्यास है मकान। क्या नाम है उसका? मकान। मकान उपन्यास जो है कि 1976 का है। यह संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। पहला पड़ाव इनका जो उपन्यास है यह 1976 का ही है, 1976 का है और भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण इसमें किया गया है। और सबसे शानदार और काफ़ी चर्चित जो इनका उपन्यास है विश्रामपुर का संत, यह जो है कि 1998 का उपन्यास है और राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। और ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इतना तथ्य है श्रीलाल शुक्ल के बारे में। ठीक है ना। इसके बाहर मुझे नहीं लग रहा है कि इनसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा,
तो उपन्यास के बारे में, तो इससे बाहर कोई जाना है, ठीक है ना। आइए हम लोग अब देखते हैं बलभद्र ठाकुर, जो एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका जो उपन्यास है मुक्तावली, मुक्तावली कब प्रकाशित हुआ था? यह 1959 में प्रकाशित हुआ था और यह मणिपुर के अंचल की जनजीवन की गाथा का, जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इनका एक उपन्यास है नेपाल की वो बेटी, नेपाल की वो बेटी, ये इनका उपन्यास है जो 1959 में यह भी प्रकाशित हुआ था। और नेपाल की डुटियाल जाति एक होती है, तो डुटियाल जाति का चित्रण इसमें किया गया, क्योंकि आंचलिकता इसमें भी है। और पहले वाले में क्योंकि मणिपुर के मतलब अंचल के बारे में वर्णन किया गया है और यहाँ नेपाल के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। चलिए, देवताओं के देश में इनका एक उपन्यास, देवताओं के देश में, जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। और यह कुल्लू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। और कुल्लू एक जिला है हिमाचल प्रदेश का, उसी के पर्वतीय सौंदर्य का, उस अंचल के पर्वतीय सौंदर्य का चित्रण किया गया इसमें, ठीक है। घने और बने इनका एक उपन्यास है जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। और लहरों की छाती पर, क्या? लहरों की छाती पर इनका जो उपन्यास है, इसमें यह 1962 में प्रकाशित हुआ था और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शैलेश मटियानी के उपन्यास के बारे में। अब इतना जो है कि आपका जो, अगर बलभद्र ठाकुर से कोई अगर प्रश्न पूछा जाएगा उपन्यास के संदर्भ में, तो इससे ज़्यादा कहीं कुछ आने वाला नहीं है। शैलेश मटियानी एक मतलब बड़े उपन्यासकार है, बड़े मतलब काफ़ी इनका उपन्यास है और इसके बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन बस इतना एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये निरंतर 10 प्रश्नों को, गूढ़ प्रश्नों को मैं क्विज की मोड में डालता हूँ। तो आप चाहें तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी अपनी जानकारी, मतलब वहाँ से अपना ज्ञान और भी बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस के लिंक भी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शैलेश मटियानी जो है कि यह डॉक्टर गोपाल राय जो है, इनको शैलेश मटियानी को दलित विमर्श के उपन्यासकार कहे हैं। क्या कहें? कि यह दलित विमर्श के उपन्यासकार है। कौन कहें? डॉक्टर गोपाल राय, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब इनके उपन्यासों के बारे में। इनका सबसे चर्चित उपन्यास है, आप जानते होंगे, बोरावली से बोरीबंदर तक, ठीक है ना। इसमें जो है कि बम्बई के भाग दौड़ एवं आधुनिक यांत्रिकी जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है कि 1900 क्या है, 59 है। क्या है? 1959 है। और बम्बई के भाग दौड़ एवं आधुनिक यांत्रिकी जीवन का चित्रण इसमें किया गया। इनका उपन्यास है कबूतर खाना। कबूतर खाना जो है कि यह भी 1959 का ही उपन्यास है और ये बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण किया गया है, ठीक है ना। इनका अगला उपन्यास है किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई। ये कब का है? ये 1960 का उपन्यास है। कब का है? 1960 का है। और इसमें जो है बम्बई के सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इनका अगला जो उपन्यास है हौलदार है। हौलदार, हौलदार जो है कि 1960 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ये अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु है, वह एक पात्र है, उसके मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। क्लियर? इसके बाद इनका जो अगला इनका उपन्यास है वह है तिरिया भली न काठ की। क्या नाम है उसका? तिरिया भली न काठ की, 1961 का उपन्यास है। और 61 में ही चिट्ठीर सैन नामक एक उपन्यास आया जिसमें नारी के अभिशप्त नियत एवं मानवीय संवेदना का अंकन किया गया है, ठीक है ना। इनका अगला उपन्यास है चौथी मुट्ठी, काफ़ी चर्चित है। चौथी मुट्ठी
यह 1962 के उपन्यास है। 62 में एक और उपन्यास इनका आया, बारूद और बचुली। 62 में एक और उपन्यास आया, मुख सरोवर हंस, और इसमें कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बफौल पर आधारित है ये, ठीक है ना। इनका एक और भी काफ़ी चर्चित जो उपन्यास है, एक मुठ सरसों, क्या, एक मुठ सरसों, जो 1962 में आया था। ये वर्णशंकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है ना। इसमें वर्णशंकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण किया गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई अजनबी नहीं, इनका एक उपन्यास है, कोई अजनबी नहीं। तो कोई अजनबी नहीं यह प्रकाशित हुआ था कब, 1966 में। कब हुआ था, 1966 में। और ये पहाड़ी स्त्री रामरती के भटकन एवं मनोव्यथा का चित्रण इसमें किया गया है। रामरती इसकी पात्र है और उसी के मनोव्यथा का चित्रण किया गया है। क्लियर। चलिए, दो बूंद जल, दो बूंद जल जो है कि ये भी 1966 में ही आया था, और देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन इसमें किया गया है, ठीक है ना। अगला है दो दुखों का एक सुख, काफ़ी चर्चित उपन्यास है, दो दुखों का एक सुख, 1966 में ही ये भी आया था। अब देखिए 66 में कई उपन्यास आया था, 4 उपन्यास आया था। फिर एक और उपन्यास आया था 66 में, भागे हुए लोग। भागे हुए लोग जो है यह धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण इसमें किया गया है। इसके बाद इनका जो उपन्यास है पुनर्जन्म के बाद, ये 1970 में आया था, ठीक है। जल तरंग नामक इनका उपन्यास जो है 1973 में आया था, जिसमें स्त्री पुरुष के संबंध का चित्रण किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अगला इनका उपन्यास है बर्फ गिर चुकने के बाद। बर्फ गिर चुकने के बाद, ये 1975 में आया था, और इसमें व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण किया गया है। अगला इनका उपन्यास है उगते सूरज की किरण। क्या नाम है, उगते सूरज की किरण। यह उपन्यास जो है कि आया था 1976 में। छोटे छोटे पंछी यानी छोटे छोटे पक्षी जो है 1977 में आया था, यह एक प्रेम कथा है। रामकली नामक उपन्यास 1978 में आया था। सर्पगंधा नामक इनका उपन्यास जो था 1979 में आया था, और ये पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण इसमें किया गया है। इनका एक और चर्चित उपन्यास है आकाश कितना अनंत है। आकाश कितना अनंत है, यह जो है कि 1979 में आया था, जो पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्र की संघर्ष गाथा है। इनका एक उपन्यास है उत्तरकांड, 80 में आया था। डेरे वाला इनका उपन्यास है, ये भी 80 में आया था। सवित्री इनका उपन्यास है, ये भी 80 में आया था। गोपुली गफूरन एक उपन्यास है जो 81 में आया था, और इसकी नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन किया गया है। इनका उपन्यास एक है 52 नदियों का संगम। क्या नाम है, 52 नदियों का संगम। तो 52 नदियों का संगम जो है यह आया था 1981 में, जो वेश्या जीवन एवं उनके दलालों की त्रासदी का चित्रण इसमें किया गया है। और एक और उपन्यास है इनका अर्धकुंभ की यात्रा, जो 1983 में आया था, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राजेंद्र अवस्थी त्रिषित, जो इनका सरनेम है। तो राजेंद्र अवस्थी त्रिषित के उपन्यासों के बारे में, और यह भी एक मूलतः आंचलिक उपन्यासकार ही थे। क्या थे, आंचलिक उपन्यासकार थे। तो इनके बारे में आइए हम लोग इनके उपन्यासों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनका जो उपन्यास है, देखिए सूरज किरण की छाँव। क्या, सूरज किरण की छाँव, जो 1959 में आया था, और यह बस्तर एक जिला है मध्य प्रदेश का, गोंड जाति जनजाति एवं जीवन संघर्ष का अंकन इसमें किया गया है। जंगल के फूल, क्या, जंगल के फूल इनका जो उपन्यास है 1960 में आया था, और यह मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन इसमें भी किया गया है। मैंने गोंड जाति के जीवन संघर्ष का उसमें सूरज किरण की छाँव में है, इसमें उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन किया गया है जंगल के फूल में, ठीक है ना। और यह 1960 में आया था ये जंगल के फूल।
उतरते ज्वार की सीपियां एक उपन्यास है, उतरते ज्वार की सीपियां। यह उपन्यास इनका आया था 1968 में, और इसमें इसका विषय वस्तु क्या है? बंबई महानगर में देह व्यापार में लिप्त स्त्रियों का अंकन इसमें है। ठीक है। जाने कितनी आंखें, जाने कितनी आंखें इनका जो उपन्यास है यह 1969 में आया हुआ था, और ये बुंदेलखंड के एक गांव बीजावाड़ी की कथा इसमें है। एक इनका उपन्यास है बहता हुआ पानी, ध्यान दीजिएगा, बहता हुआ पानी 1971 का उपन्यास है। यह एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है। एक कलाकार के जीवन में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, उसी पर यह आधारित है। इनका अगला उपन्यास है बीमार शहर। क्या? बीमार शहर। बीमार शहर क्या है? ये 1973 में आया था, और इसका विषय वस्तु क्या है? विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन इसमें किया गया है, जो मॉडर्न युग का एक मतलब चित्रण इसमें किया गया है। अकेली आवाज़ इनका जो उपन्यास है ये 1976 में आया था। मछली बाजार 1977 में आया था, और रजनीगंधा की चोरी 1985 में आया था। तो ये इतने मुख्य उपन्यास हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखा है। तो इसके बाहर उनका कोई भी उपन्यास से प्रश्न अगर आएगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखिए। ठीक है। रामदरस मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आइए इनके इन उपन्यासों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, किसके? रामदरस मिश्र के बारे में। पानी के प्राचीर इनका उपन्यास है। पानी के प्राचीर काफ़ी चर्चित है, और यह 1961 में आया था। और सबसे बड़ी बात देखिए, गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। मैंने गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव का ये चित्रण है। जल हुआ इनका एक उपन्यास है, जल टूटता हुआ। ये 1969 में आया था। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है ना। और इनका एक और उपन्यास रामदरस मिश्र जी का, बीच का समय। क्या? बीच का समय। यह जो है कि 1970 में आया था, और अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण इसमें किया गया है। सूखता हुआ तालाब इनका जो उपन्यास है यह 1972 में आया था, और नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण इसमें किया गया है। और अपने लोग इनका एक उपन्यास है। क्या? अपने लोग। अपने लोग का 1976 में इसका प्रकाशन हुआ था, और यह भी गोरखपुर के कस्बाई एवं ग्रामीण जनजीवन का चित्रण इसमें किया गया है। अब देखिए, पानी के प्राचीर में पांडेपुरवा गांव का चित्रण किया गया है, जबकि अपने लोग में गोरखपुर के कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। रात का सफर इनका एक उपन्यास है। क्या? रात का सफर। तो यह इनका उपन्यास है 1976 का है, और ये नायिका इसकी जो है रीता, इसकी ट्रेन यात्रा का चित्रण इसमें किया गया है। आकाश की छत इनका एक उपन्यास है, जो 1979 में आया हुआ था, और बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। इनका अगला उपन्यास है बिना दरवाजे का मकान। क्या? बिना दरवाजे का मकान, जो 1984 का है, और इसकी नायिका कौन थी? दीपा। यह दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजेय जिजीविषा का अंकन या चित्रण इसमें किया गया है। और इनका जो है कि एक अगला उपन्यास है दूसरा घर। क्या? दूसरा घर। तो दूसरा घर जो है कि 1986 का है, और प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ का के संघर्ष का चित्रण इसमें किया गया है। तो इस तरह से आप इतने उपन्यास, उनके उपन्यासों के, उनके प्रकाशन वर्ष, उसका विषय वस्तु, अर्थात यहाँ से गूढ़ प्रश्न यानी डीप क्वेश्चन आप यहाँ से प्राप्त किए हैं। अब तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, वीडियो यहाँ तक अगर आप देखे हैं, तो आप अपने जीवन में निश्चित है कुछ नया करने वाले हैं। और जब जज्बात होती है, ईश्वर भी साथ देता है, माँ सरस्वती भी साथ देती हैं। निस्संदेह अगला बाजी आपका है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।